Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. Hello friends, welcome to Genius Academy. 8 सितंबर की क्विज के सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पी दिया है आपके पास और ये ए की वैल्यू दी है, क्यू भी दिया है और आपको पूछा है ये पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 पी इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले अगर मैं P और P ट्रांसपोज निकाल दूं, P इंटू P ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? ये पता है आपको, √3/2 है, 1/2 और -1/2 और √3/2। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? √3/2, 1/2 माइनस में है और 1/2 रो कॉलम और कॉलम्स रोज बन जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करके। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 3/√2 मल्टीप्लाई 3/√2, तो ये हो गया 3/4, 1/2 1/2 1/4। नेक्स्ट इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कीजिए, -√3/4 और ये हो गया +√3/4। नेक्स्ट सिमिलरली नीचे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ +√3/4 और सेकंड कॉलम्स के साथ भी कीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 + 3/4। तो ये हो आपका फाइनल हो गया 1 1 1 और ये 0 और ये भी 0 और ये मतलब P इंटू P ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट दिया है आपके पास Q कितना है? Q आपके पास जो भी है PA P ट्रांसपोज ये वाला है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? Q का स्क्वायर, फिर से एक बार लिखते हैं PA P ट्रांसपोज। क्लियर, ये गिवन है। तो अभी मैंने बताया कि P और P ट्रांसपोज सॉल्व किया कितना होता है? आइडेंटिटी के इक्वल। और आपको पता है कि अगर P ट्रांसपोज को पहले भी लिखूं तो भी वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट, अगर आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वही चीज आता है, आई नहीं आता है, मतलब ए आएगा। जैसे आई इंटू बी कर देंगे तो बी आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पी ए पी टी पी ए पी टी, ऐसा कुछ दिया है। क्लियर, तो ये देखिए ये कितना हो गया, अभी बताया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को ए के साथ करेंगे तो ए ही रह जाएगा, तो मतलब पी ए इतना वाला फिर ए ही हो गया P ट्रांसपोज। दैट मीन्स P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। क्लियर, तो अब अगर आप देखिएगा Q कितना था आपका, PA PT और Q स्क्वायर कितना आ गया, PA स्क्वायर PT। मतलब अगर आपको अंदाजा लग गया होगा Q की पावर 3 कितना हो जाएगा, PA⁻³ P ट्रांसपोज। क्लियर, तो इसी तरह अगर मुझे Q⁻2005 निकालना है तो वो भी हो जाएगा PA⁻2005 और P ट्रांसपोज। क्लियर, इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो P और P ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी ऐसे। क्लियर, और ये I हो गया, I इंटू ए कितना होता है, A ही होता है। दैट मीन्स A2005, मतलब फाइनल मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ये पूछा था, इसको सॉल्व करके A2005 ले आई मैं, A की पावर 2005। अब अगर A देखिए आप, A है आपका 1101, A स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 1101 1101, तो ये हो गया आपका 1 1 ज़ा 1, नेक्स्ट 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये 2 हो गया, 0 और 0, नेक्स्ट 1 0 और 1, ये आ गया। तो अगर A3 करूँगी तो भी आपको अब शायद पता चल रहा है 1301, A4 करूँगी 1401, दैट मीन्स A⁻2005 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1 2005 0 1, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है द नॉर्मल फॉर्म, बतानी है इसकी। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए मुझे क्या करना है, ये वाला, ये इस तरह जो डायगोनल मैट्रिक्स में, इनको 1 बनाने की कोशिश करनी है,
बाकी जो इसके साथ है, जैसे ये है, ये वाला, ये और ये ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है, ये और ये ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। क्लियर? सबसे पहले तो 1 लाने की कोशिश करनी है। तो ये 1 कैसे आएगा गिवन क्वेश्चन में? 1 अगर मैं कर दूं R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए 2 3 4 5, 3 माइनस 1 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 4 5 6 7 9 10 11 12। रो चेंज कर दो ये ऊपर, और दूसरी R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 1 1 2 3 4 5 4 5 6 7 और 9 10 11 12। अब मेरा एक मोटो हो गया कि मुझे ये 1 आ गया। अब इसके साथ जो भी है ये वाले और ये वाले, ये क्या करना है मुझे 0, तो मैं क्या करूँगी, ये 0 आराम से हो जाएगा जब मैं C2 में C2 माइनस C1 करती हूँ, C3 माइनस C1 और C4 माइनस C1। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 2 4 9 एज इट इज, 1 माइनस 1 0 1 और 1 4 माइनस 5 1 10 माइनस 9 1, 1 माइनस 1 0 4 माइनस 2 2 6 माइनस 4 2 11 माइनस 9, ये भी आपका 2 आ गया। और फाइनल 0 5 माइनस 2 3 7 माइनस 4 3 एंड 12 माइनस, ये भी आपका 0 आ गया। अब मुझे ये 0 करना है। क्लियर? क्योंकि मेरे को ये इस जो भी 1 होता है उसके आसपास सारा आपको 0 चाहिए। तो आप यही कर दो, R2 को R2 माइनस 2 R1, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वैसे। R3 माइनस 4 R1, R4 माइनस 9 R1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 0 0 0, 2 माइनस 2 0, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R1 में बाकी सारे 0 है। यहाँ भी 0 1 2 3, यहाँ भी 0 1 2 3। अब ये 1 आ गया और इसके आसपास सारे ये वाले, ये 0 हो गए। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड रो में, सेकंड रो में ये मेरा ऑलरेडी 0 है, तो दैट मीन्स अगर ये ऑलरेडी 0 है तो मुझे ये और ये क्या करने, ये और ये 0 करने। तो करते हैं फटाफट। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं लगा दूँ ऑपरेशन C2 लगा लेते हैं, चलो पहले C3 माइनस 2 C2 और C4 माइनस 3 C2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये C3 पे है तो फर्स्ट जो 2 कॉलम्स है 0 1 1 1 एज इट इज रखो। तो ये 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 3 0 0 0। अब ये 1 ये यहाँ पे मेरा 0 आ गया। अब लास्ट ये 0 करना है मुझे। तो पता चल रहा है कि I2E 2 आपके पास रोज रहने वाली है नॉन ज़ीरो। क्लियर? कर देती हूँ। तो लास्ट क्या होगा, ये भी 0 कर दीजिए यहाँ पे। कौन से वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका R4 माइनस R2 और R3 भी कर लीजिए, R3 माइनस R2। तो फाइनल आया 1 0 0 0 और 0 1 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 0। तो दैट मीन्स मेरा जो 2 रोज है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसमें। क्लियर? दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I2 और बाकी आप लिख लीजिए जो ऑप्शन है I2 आएगा। क्लियर? क्योंकि 2 रोज में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन 10 whites 15 black balls, 2 balls are drawn in succession without replacement, what is the probability? First is white and second is black ball। इसमें लगेगी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट को मैं मान लीजिए पहले थ्रो में ए ले लेती हूँ और एंड इंटरसेक्शन सेकंड इज ब्लैक बॉल। मतलब मैंने ए ले लिया, गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट थ्रो। क्लियर? गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट थ्रो। सेकंड बी ले लिया, गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकंड थ्रो।
क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट एंड ब्लैक की। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ये होता है। तो ये सिंपल है। टोटल बॉल्स आपके पास है 10 और 15, 10 + 15 25 हो गया। तो पहले थ्रो में आपने व्हाइट बॉल निकालनी है। व्हाइट बॉल कितनी है, 10 व्हाइट बॉल में से 25 व्हाइट बॉल में से 10 निकालनी है। तो 10 C1 और 25 C1, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड। मतलब अब व्हाइट बॉल से तो आपकी व्हाइट बॉल तो 9 रहेगी, लेकिन नेक्स्ट वाले में बी मैंने ब्लैक बॉल्स माना है। तो ब्लैक बॉल जो मेरी पहले से ही कितनी है, 15 है। तो 15 बट नीचे कितना आएगा, 24, क्योंकि 10 में से 10 व्हाइट बॉल थी, उसमें से एक बॉल पहले ही थ्रो में निकाल चुकी हूँ मैं। तो कितनी रहेगी, 24 रहेगी, क्लियर। तो 5 5 ज़ा 5, 3 ज़ा 5, 2 ज़ा 2, 12 ज़ा 3, 4 ज़ा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइनल 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 4095। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना होता है इसको। जब भी कॉस, जैसे ये है कॉस 4095 डिग्री, तो सबसे पहले हमें करना होता है 90 × n ± थीटा, इस फॉर्म में लाना है इसको। तो अगर मैं करूंगी 90 × 45 + 45, तब जाके ये 4095 रहेगा। 4095 बाहर कितना था, कॉस भी था, क्लियर, 4095 हो जाएगा। अब देखिए, अब एक रूल होता है कि अगर आपके पास n इवन है या फिर ऑड, तो फिलहाल क्या है मेरे पास, n ऑड है। अगर ऑड है तो कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। इवन होता तो साइन साइन रहता, कॉस कॉस रहता। इतना तो पता है कि किस में हो गया, कॉस 45 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये चेंज हो गया। पॉजिटिव या नेगेटिव, अब आपको 4095 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे 360 है। अगर 360 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3960, क्लियर। और अगर इसमें 135 ऐड करती हूँ तब मेरा आपका 409495 आ जाएगा। तो मतलब मेरा कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आपका 4095 है। और यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो दैट मीन्स क्या आया यहाँ पे, नेगेटिव, क्लियर। अब क्वेश्चन का लिख लेते हैं साइन इनवर्स, और ये कितना होता है, -1/√2। तो यहाँ पे -1/√2, तो कितना होता है वो, -π/4, क्लियर है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये सर्कल की क्वेश्चन दी है, आपको एरिया बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो मुझे साइड चाहिए। तो साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, मुझे रेडियस चाहिए उसके लिए। तो रेडियस अगर निकालूंगी, सेंटर चाहिए, सेंटर्स क्या हो जाता है, -½ ऑफ सर्कल का ½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो दैट मीन्स ये हो गया 7/2 एंड -9/2। तो आपको पता है रेडियस कितना है, g², पहला g होता है, दूसरा f होता है, g², 7 7 = 49/4, f² 81/4 -c, और c कितना है यहाँ पे, 5 -5। तो फाइनल कितना हो गया, 49 + 81 - 20/4। तो अगर इसको आप प्लस करेंगे तो 130 - 20 110 110/4, रूट हटा दो, यहाँ पे क्या कर दो, r²। मुझे रेडियस चाहिए, क्लियर, एक तो हो गया मेरा रेडियस। अब अगर मुझे साइड चाहिए तो साइड के लिए मुझे सबसे पहले
ये वाली साइड चाहिए। मान लीजिए BC चाहिए तो BD निकालना है। अब आपको पता है इक्विलेटर ट्राइंगल है पूरा, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30। तो इन ट्राइंगल BOD cos 30 कर दो। आपको पता है बेस अपॉन H होता है, बेस कितना है BD, H कितना है OB मतलब रेडियस, और cos 30 डिग्री √3/2 मतलब BD कितना आ गया आपका √3R/2। बट मुझे क्या चाहिए BC, तो BC डबल हो गया, डबल ऑफ BD, BC इक्वल टू डबल ऑफ BD मतलब √3R हो गया। साइड पता चल गई। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड है √3R का स्क्वायर। तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू √3/4, ये हो गया 3 और R स्क्वायर मैंने ऊपर निकाला 110/4। तो ये हो गया आपका फाइनल 2 और 55 क्लियर। तो फाइनल आंसर कितना आया, ये आ गया आपका √3 और 165 मल्टीप्लाई करके 4 2 8, ये आपका फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर है इतना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।